जा रही टीवी नेशनल में मैं हूं। देश और दुनिया के तमाम खबरों के बाद 5 राज्यों में वोटों की गिनती हो रही है। एक केंद्र शासित प्रदेश समेत देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में नतीजों की घड़ी आ गई है। वोटों की गिनती के साथ रुझान आने शुरू हो गए हैं और बयान के रुझानों में बता दें कि टीएमसी, बीजेपी और कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। तो वहीं असम में बीजेपी आगे चल रही है, जबकि केरलम में बता दें कि यूडीएफ को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं तमिलनाडु में भी सत्ताधारी डीएमके अपनी बढ़त को कायम किए हुए हैं। जिन 5 राज्यों के चुनाव नतीजे आ रहे हैं, बता दें कि उनमें पश्चिम बंगाल और असम के साथ ही केरल और तमिलनाडु भी शामिल है। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में भी रंगास्वामी राज जारी रहेगा और इसके साथ ही बता दें कि सत्ता बदलेगी, इसका फैसला भी आज ही होगा। पश्चिम बंगाल में विधानसभा की बता दें कि 293 सीटें हैं जिन पर वोट डाले गए थे। पहले चरण में 152 सीटों के लिए 23 अप्रैल को मतदान हुआ था। वहीं बता दें कि दूसरे चरण में 142 सीटों पर 29 अप्रैल को वोट डाले गए थे। एक सीट पर बता दें कि अब जिसकी वजह से आज 293 सीटों के नतीजे आ रहे हैं और शुरुआती रुझानों में बीजेपी और टीएमसी के बीच एकदम जोरदार टक्कर देखने को मिल रही है। कभी बीजेपी तो कभी टीएमसी आगे निकल रही है। शुरुआती रुझानों में बीजेपी और टीएमसी दोनों दलों की लीड का आंकड़ा 100 के पार पहुंच चुका है। सत्ताधारी टीएमसी ममता बनर्जी की अगुवाई में जीत का बता दें कि चौका लगाने की कोशिश में है। तो वहीं बीजेपी को कमल खिलने के लिए बता दें कि पूरा जोर यहां देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल में आजादी के बाद से अब तक बता दें कि 92% से अधिक मतदान हुआ है। भवानीपुर की अगर बात करें तो यहाँ पे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और इसके साथ ही सूबे की सामने है। असम में विधानसभा के कुल 126 विधानसभा हैं और इसके साथ ही प्रदेश की सभी 126 विधानसभा सीटों के लिए 9 अप्रैल को वोट डाले गए थे। और इसके साथ ही बता दें कि प्रदेश में इस बार रिकॉर्ड यहां टूटता हुआ नजर आ रहा है और इसके साथ ही तमिलनाडु में भी 234 विधानसभा सीटें हैं और इन सीटों के लिए 23 अप्रैल को मतदान हुआ था। सूबे में मतदाताओं ने जबरदस्त उत्साह दिखाया और मतदान का आंकड़ा सभी बता दें कि पिछले रिकॉर्ड तोड़ते हुए नजर आ रहा है। और सूबे में डीएमके की अगुवाई वाली मुख्यमंत्री एमके सकलीन की सरकार और इसके साथ ही बता दें कि यहाँ पे काफी ज्यादा मुकाबला देखने को मिल रहा है। चलिए, इसी पे हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ विकास योगी जी और आलोक पांडे जी जुड़े हैं। विकास जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। विकास जी, टीएमसी और बीजेपी में इस बार पश्चिम बंगाल में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है, क्या लगता है? क्योंकि ममता बनर्जी हमेशा बोलती आई कि खेला हो बे, लेकिन इस बार खेला ममता बनर्जी के साथ होता हुआ नजर आ रहा है। भवानीपुर से भी ममता बनर्जी इस बार पीछे नजर आ रही है, आगे हैं, माफ कीजिएगा। सबसे पहले भाजपा के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई। जिस तरीके से इन्होंने जमीनी स्तर से बड़े लंबे समय से मेहनत और संघर्ष किया, और संघर्ष का परिणाम सबके सामने है भाजपा वालों के लिए। और दूसरा, टीएमसी का देखा जाए, कहीं ना कहीं टीएमसी को ये महसूस हो गया था पहले चरण के बाद में कि इस बार ऐसा लगता है कि सरकार शायद ना बन पाए, क्योंकि बार बार ममता जी का लास्ट चुनाव के मूवमेंट था, उनको एसआईआर को लेकर ही अपना रोना रोते रहना। और दूसरा, जो केंद्रीय बलों ने इस बार जो भूमिका निभाई पश्चिम बंगाल में, वो एक निष्पक्ष चुनाव की ओर थी, जिससे कि टीएमसी के जो एक अपराधी किस्म के व्यक्ति थे, विपक्ष का मुख्य चेहरा शुभेंदु अधिकारी के साथ एक जो केंद्रीय बलों के घेरे के अंदर आकर उन्हें मारना पीटना, मतलब कितना निंदनीय है। उसके बाद लोकतंत्र की कैसे हत्या होने की संभावना थी। तो इस चुनाव को निष्पक्ष और स्पष्ट बनाने के लिए केंद्रीय बल की अहम भूमिका रही है। और रहा भाजपा कार्यकर्ताओं को लंबे समय तक कितना उत्पीड़न हुआ, संदेश खाली वाली घटना जो आज तक सबके सामने है। जिस तरीके से आज वो प्रत्याशी, महिला प्रत्याशी को वहां पर एक सिंबल देना भाजपा का, और उनका जीत की ओर अग्रसर होना, ये भी कहीं ना कहीं मैसेज है कि अब सरकार, समाज और एक आम जनता वो समझ चुकी है गुंडागर्दी बिल्कुल कहीं जलने की स्थिति में नहीं है। और वही परिणाम सबके सामने है। इस बार जो भाजपा को बहुमत की ओर मिलने की संभावना है, तो ये सब जो एक स्पष्ट बहुमत को इशारा, लोकतंत्र आज भी जीवित है। ऐसा कहीं किसी भी राज्य में किसी भी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, जो आजकल जो बंगाल में होता है, वो सब अन्य पार्टियों के विपक्ष के नेताओं को भी ये सोचना चाहिए कि अगर निष्पक्ष और जेन्युइन तरीके से काम होगा तो वो रिजल्ट कुछ भी हो सकते हैं।
विकास जी, लेकिन क्या लगता है जिस तरह से ममता बनर्जी भवानीपुर सीट से आगे चल रही है, शुभेंदु अधिकारी पीछे हैं, क्या लगता है कि यहाँ पे कोई खेला होता हुआ नजर आएगा इस बार? नहीं, अभी मैंने देखा था, अभी भवानीपुर से वो पीछे भी हुई थी और हो सकता है कि अभी आप ताजा अपडेट में वो आगे होंगे, तो मुझे नहीं लगता कि शायद आगे पीछे में फिर से ममता जी फिर पीछे ही न रह जाएं, क्योंकि परिस्थितियां बड़ी नेगेटिव थी वहां पर। एक पश्चिम बंगाल में ऐसा नहीं कि सबके भाजपा कार्यकर्ता के साथ, वहां पर महिलाएं भी सुरक्षित नहीं थी। कैसे देखा जाए तो वो डॉक्टर के साथ घटना होती है और वो पूरे देश को झकझोर दिया, लेकिन उसमें आज तक ममता जी का कोई स्पष्ट वर्जन नहीं था। तो ये सब चीजें महिलाएं भी इस बात को समझने को तैयार है और महिलाओं ने और युवाओं ने जो इस बार बम्पर वोटिंग की है, वही बम्पर वोटिंग इस भाजपा के लिए निर्णायक साबित हुई है। और जो एसआईआर इस वोटिंग के रिजल्ट जो आया, रिजल्ट जो देखा जाए तो एसआईआर भी मुझे लगता है कि बड़ी ईमानदारी से हुई है। इसमें एसआईआर में स्टेट गवर्नमेंट का ज्यादा दखल अंदाजी नहीं है, और एसआईआर में दखल अंदाजी होती तो शायद परिणाम आज भी टीएमसी के पक्ष में ही होते। विकास जी, क्या लगता है इस बार सबसे बड़ा जो फैक्टर है बीजेपी के लिए, महिलाओं का फैक्टर सबसे ज्यादा देखने को मिला, क्योंकि बीजेपी ने भी महिलाओं को और युवाओं को सबसे ज्यादा साधने की कोशिश की थी, क्या ये उन्हीं का समर्थन है? हाँ, एक तो भाजपा ने लागू किया था कि अगर सरकार आएगी तो जो 1500 रुपए टीएमसी दे रही है अब तक, हम अगर सरकार में आएंगे तो हम 3000 रुपए देंगे। और दूसरा, महिलाओं को पश्चिम बंगाल में लंबे समय से उत्पीड़न हो रहा था, चाहे तरह तरह की रास्ते से देख लिया जाए। और जो संदेश खाली का जो एक नेता था, वो भी टीएमसी से जुड़ा हुआ था, तो वो भी एक लंबा एक स्कैम था उसका। तो इन चीजों को देखते महिलाओं ने एक बम्पर वोटिंग की जो भाजपा के पक्ष में थी। और दूसरा, वो डॉक्टर वाला है, तो अब रोजगार की स्थिति भी सबके सामने जाहिर थी। तो युवाओं ने भी इस बार जो वोटिंग जो बड़े अच्छे मन से की, बदलाव की ओर की। ये चुनाव बदलाव का चुनाव है। भाजपा टीएमसी का अंदर का आपसी सबको दिख रहा है, लेकिन ये बदलाव का चुनाव था, क्योंकि एक ही पार्टी लंबे समय तक होना और एक सुनवाई के नाम पर जीरो होना, अपराध का बढ़ना, कोई मतलब स्पष्ट नहीं था। और आप सब मीडिया के माध्यम से सबको देखने को मिला कि कैसे प्रत्याशी पर जानलेवा हमला होता है, उसको खींचकर ले जाते हैं लोग। अभी आज ही भवानीपुर में टीएमसी भाजपा कार्यकर्ताओं में आपस में भिड़ंत हो गई थी, तो वहाँ कहीं ना कहीं लोकतंत्र खतरे में था। लेकिन इस बार धन्यवाद के पात्र है केंद्रीय सुरक्षा बल, जिन्होंने इस बार चुनाव को और एक काउंटिंग को एक अभी तक कंट्रोल में किया हुआ, जिससे भी कोई चीजें गड़बड़ाए नहीं। और आगे भी शायद ये लॉ एंड ऑर्डर पश्चिम बंगाल का ऐसा ही रहे, यही सब उम्मीद करते हैं। ठीक है विकास जी, हमारे साथ आलोक जी भी जुड़े। आलोक जी, आपका रुख करने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर बताना चाहूंगी, और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बंगाल रुझान पे बीजेपी को बहुमत यहाँ मिलती हुई नजर आ रही है। बहुमत के आंकड़े को पार कर गई है बीजेपी। इसके साथ ही रुझानों में बीजेपी को बता दें कि 149 सीटों पर आगे है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बंगाल रुझान से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी को बहुमत यहाँ मिलती हुई नजर आ रही है। और इसके साथ इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी यहाँ बहुमत का आंकड़ा पार करती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही भवानीपुर से ममता बनर्जी आगे हुई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां रुझानों में बीजेपी सबसे ज्यादा आगे यहां बढ़ती हुई नजर आ रही है। भवानीपुर की अगर बात करें तो ममता बनर्जी आगे हुई हैं। इसके साथ ही ममता बनर्जी करीब 2000 वोटों से आगे हैं। बंगाल में सूरी से बीजेपी के जगन्नाथ भी आगे हैं। इसके साथ ही बता दें कि बीजेपी के अनूप कुमार भी यहां आगे नजर आ रहे हैं सैथिया से टीएमसी के। और इसके साथ इस वक्त की बड़ी खबर भी आपको बता दें, जहां बीजेपी यहां बहुमत का आंकड़ा पार करती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही बंगाल रुझान से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी यहां बहुमत का आंकड़ा पार करती हुई नजर आ रही है। रुझानों में बीजेपी 139 सीटों पर आगे नजर आ रही है। इसके साथ ही भवानीपुर सीट की बात करें तो यहां ममता बनर्जी आगे हुई है। और इसके साथ ही ममता बनर्जी करीब 2000 वोटों से आगे हुई हैं। इसके साथ ही सूरी से बीजेपी के जगन्नाथ भी आगे हुई हैं। और इसके साथ ही बता दें, सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम, जहां बंगाल में बीजेपी सबसे ज्यादा आगे आती हुई नजर आ रही है। और इसके साथ ही समर्थन का आंकड़ा यहां पार करती हुई नजर आ रही है। चलिए, हमारे साथ आलोक जी भी जुड़े हैं। आलोक जी, जिस तरह से दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर पे जश्न देखने को मिल रहा है बीजेपी की ओर से, क्योंकि असम की तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, वहां पे हेमंत बिस्वा शर्मा मुझे लगता है कि चैन से नाश्ता करते हुए और चैन फरमाते हुए नजर आ रहे होंगे। लेकिन अगर बात करें पश्चिम बंगाल की और केरल की, यहाँ पे मुकाबला टक्कर का देखने को मिल रहा है। वहीं पश्चिम बंगाल की बात करें तो बीजेपी सबसे ज्यादा आगे आती हुई नजर आ रही है। क्या कहेंगे आप इस पे? बिल्कुल, मैं पिछले 2 माह से कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की वेस्ट बंगाल में जो है पहली बार सरकार बनने की पूरी संभावना मैं देख रहा हूँ। मैं बंगाल गया भी था,
चुनाव से पहले, और मैंने बंगाल को महसूस किया कि जब वो टीएमसी और कांग्रेस के जो वोटर हैं वो भी कह रहे थे कि इस बार अगर बीजेपी को हम नहीं लेके आते तो जो डेमोक्रेटिक परिवर्तन है बंगाल पे वो बहुत तेजी से बदलेगा। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को न केवल बीजेपी का बल्कि टीएमसी और कम्युनिस्टों और कांग्रेस का भी वोट बैंक कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट हुआ है। 5 M बंगाल के बहुत इंपॉर्टेंट थे, उसमें मटुआ, उसमें महिला, उसमें मुसलमान, उसमें ममता और उसमें मोदी। ये 5 M के चुनाव लड़े और उसमें जो मोदी की अपनी क्षमताएं है, भारतीय जनता पार्टी की अपनी जो सत्य है, उनके अपना जो कार्डर है, अभी फिलहाल जो लीड देते हुए दिख रही है चीजें, उसमें ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो लंबे समय से जो प्रयास किया उसको उसमें सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही। हालांकि अभी पहले और दूसरे राउंड की वोटिंग हुई है, इसलिए और बहुत कांटे की टक्कर है, बहुत बार अंतर बहुत कम रह जाता है, लेकिन पिछले 1 घंटे से भारतीय जनता पार्टी ने जब से लीड ले ली 100 सीटों के बाद से 105 सीटों के बाद से भारतीय जनता पार्टी ने जब से एक बार लीड लिया तब से लीड का अंतर जरूर कम हो रहा है, लेकिन एक बार भी टीएमसी उसके बाद उससे आगे नहीं निकल पाएंगे। तो लीडिंग फैक्टर तो भारतीय जनता पार्टी बंगाल में जरूर दिखा रही है और मुझे लगता है कि जो बंगाल का जो वोटर है जो परिवर्तन चाहता था, क्योंकि मैं हमेशा कहता रहा हूँ टीवी चैनल पे कि 93% लोग इसलिए नहीं आएंगे कि ममता बनर्जी के शासनकाल में 6,500 उद्योग बंगाल छोड़ कर चले गए। तो 93% लोग किसी ने वोट करेंगे, तो अभी तो पसंद करता है, मुझे ऐसा लगता है कि 93% लोगों ने वोट इसलिए नहीं किया कि उद्योगों की संख्या 6,500 उद्योग बंगाल में कम हो जाए, इसलिए नहीं किया कि मुस्लिम तुष्टीकरण ही दिखाई दे। ये देश सभी धर्मों के लोगों का है, लेकिन अगर कोई राज्य का मुख्यमंत्री केवल एक धर्म के लोगों के लिए ही काम करते हुए दिखे, उनका पक्ष लेते हुए दिखे, तो ये भी लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं होता। तो इसलिए प्रथम दृष्टया मुझे ऐसा लगता है कि बंगाल की जनता ने ये माना है कि ममता बनर्जी ने उस तरह का आर्थिक विकास नहीं किया, उन्होंने वोट बैंक बढ़ाने की कोशिश की, उन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण की कोशिश की, उन्होंने टीएमसी तंत्रवाद फैलाया। ममता बनर्जी ने माना कि वही जो वोट है वही संविधान है, टीएमसी की कार्यकर्ता जो कहे वही संविधान को फॉलो करने का तरीका है। तो मुझे लगता है कि बंगाल की जनता ने यह संदेश दिया है कि ममता बनर्जी लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र अलग चीज है, ममता बनर्जी एक राजनेता है, मुख्यमंत्री है, इससे ज्यादा उनको समझना ये भूल होगी। बंगाल की जनता ने कहा कि हम राजा हैं, हम तय करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, किस पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा। तो अभी तक तो ये संकेत मुझे प्रथम दृष्टया दिखाई दे रहे हैं। हालांकि 12वीं तक आते आते ये स्थिति और क्लियर हो जाएगी कि क्या भारतीय जनता पार्टी जो लीड ले रही है उसमें वो कांस्टेंट तरीके से आगे बढ़ेगी, और अगर बढ़ेगी तो कितना आगे बढ़ेगी। जी आलोक जी, एक सबसे बड़ी बात है, आपको क्या लगता है, क्योंकि हमेशा ईवीएम घेरे में आती हुई नजर आती है, क्या लगता है कि अगर ममता बनर्जी के समर्थन में यहाँ रुझान जाते हुए नजर आते हैं, नतीजे जाते हुए नजर आते हैं, क्या ममता बनर्जी फिर से ईवीएम को या विपक्ष फिर से ईवीएम को यहाँ घेरे में लाता हुआ नजर आएगा, या फिर ज्ञानेश कुमार का धन्यवाद किया जाएगा अगर बीजेपी के समर्थन में जाता है आंकड़ा? देखिए, ज्ञानेश कुमार को या इलेक्शन कमीशन को जिस तरह विपक्ष के लोग जो लोग भी चुनाव हारते, खासकर विपक्षी पार्टियां, वो अपनी कमियों पर ध्यान नहीं देते हैं, सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन या किसी एक व्यक्ति पर दोषारोपण करते हैं। ये लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला है। जब आप चुनाव जीतते हैं तो आप इलेक्शन कमीशन को धन्यवाद नहीं करते, इलेक्शन कमीशन ने प्रेम से इलेक्शन कराया, अब आप दूसरी तरह की चीजें समझ में आती है। अब हार जाते हैं तो इलेक्शन कमीशन बायस्ड है, जीत जाते हैं तो इलेक्शन कमीशन न्यूट्रल है। अपनी हार और जीत से इलेक्शन कमीशन को आप क्रिटिसाइज करते हैं या उसको प्रेस करते हैं, ये दोनों बातें गलत हैं। फेयर इलेक्शन है, आप न केवल इलेक्शन कमीशन तक भी है, टीएमसी बल्कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक इस मैटर में गया, चाहे FIR का मैटर हो, चाहे पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हो, चाहे और जितने मैटर हो, आप सर्वोच्च न्यायालय से भी टीएमसी को किसी तरह का कोई समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। और टीएमसी के कार्यकर्ता ये भी कहने लगे कि सर्वोच्च न्यायालय भी बिका हुआ। तो इसलिए हार की बौखलाहट किसी से कुछ भी कहलाती है, इसका मतलब ये नहीं है कि भारत के लोकतंत्र या भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं का कोई क्षरण दिखाई देता। ऐसा हमें दिखाई हुआ नहीं दिखता, जनता भी इस तरह की चीजें नहीं मानती। हाँ, हार के फैक्टर में अपनी कमियों को न गिनाते हुए बहुत आसान होता है कि आपकी इलेक्शन कमीशन पर या किसी ऐसी संस्था पर उसके ऊपर आरोप डाल दीजिए। ये एक साधारण सरलीकरण है अपनी
भार को न पचा पाने का। अगर ममता बनर्जी ने औद्योगिकरण किया होगा। ठीक है आलोक जी, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, तमिलनाडु रुझान से जुड़ी बड़ी खबर बता रहे हैं। 100 पहुंची है टीवी की, और बता दें कि विजय की पार्टी टीवी के 100 सीटों पर आगे है। और इसके साथ ही बता दें कि AIADMK और 68 सीटों पर आगे है। सचिन की पार्टी DMK तीसरे नंबर पर है। रुझानों में बता दें कि DMK 46 सीटों पर आगे है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको तमिलनाडु रुझानों से जुड़ी हुई बता रहे हैं, जहां 100 पहुंची है टीवी के, और इसके साथ ही विजय की पार्टी टीवी के 100 सीटों पर आगे है। इसके साथ ही सचिन की पार्टी DMK तीसरे नंबर पर है। यहाँ पे रुझानों में DMK 46 सीटों पर आगे है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं तमिलनाडु रुझानों से जुड़ी हुई, जहां बता दें कि 100 पहुंची है टीवी के। और इसके साथ ही ठीक है आलोक जी, आपका भी रुख करूंगी। विजय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास जी, जिस तरह से तमिलनाडु में रुझान देखने को मिल रहे हैं कि और टीवी के आगे यहाँ होती हुई नजर आ रही है, नई पार्टी बनी है, क्या लगता है कि वाकई में नई पार्टी को यहाँ समर्थन मिलता हुआ नजर आया, लोगों ने विश्वास जताया है? हाँ, तमिलनाडु में देखा जाए तो विजय जी को भी एकदम जादू हो गया। देखा कि 100 प्लस सीटों पर आगे होना, ये भी कहीं ना कहीं तमिलनाडु के युवाओं जनता ने उन पर विश्वास किया है। मतलब बदलाव की ओर वोटिंग हुई है। मुश्किल से 1 साल से कैरियर रहा होगा उनका राजनीतिक पार्टी का, और 100 प्लस सीटों पर आगे बढ़ना एक बड़ा कॉन्फिडेंस वाला उनका चुनाव रहा होगा। और मुझे लगता है कि अगर ये ठीक से किसी पार्टी का गठबंधन हो जाता तो शायद इस बार सरकार में भी होते। तो एक अच्छा प्रयास रहा, और उन्होंने भी टीवी के भी एक अच्छी मेहनत रही है तमिलनाडु के अंदर। जो जमीनी स्तर पर जो 100 प्लस सीटों को अभी 1 साल के अंदर ही नई पार्टी बनती है, 100 प्लस सीटों पर आगे बढ़ जाती है। ठीक है आलोक जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आलोक जी, अगर बात असम की करें, असम में तो बिल्कुल ही समर्थन मिलता हुआ और बिल्कुल ही साफ हो चुका है जिस हिसाब से रुझान और आंकड़े हैं। लेकिन अगर बात वहीं पश्चिम बंगाल पे आके और केरल पे आके और तमिलनाडु में भी यहाँ आगे होती हुई नजर, लेकिन पश्चिम बंगाल में क्या लगता है इस बार वाकई में खेला होता हुआ नजर आएगा? देखिए, खेला तो ममता बनर्जी के साथ होता हुआ दिखाई दे रहा है। ममता बनर्जी खेला कर पाएंगी, उनकी पार्टी खेला कर पाएगी, ऐसी संभावना कम दिखती है। रही बात असम की, तो असम में शायद ही ऐसा कोई जर्नलिस्ट या वरिष्ठ पत्रकार हो जिसने कहा हो कि कांग्रेस टक्कर में दी है जी। ये किसी ने नहीं कहा। केवल एक ही चुनाव ऐसा था 5 राज्यों के चुनाव होने पर, जो चुनाव के पहले ही ओपन सब के साथ असम को लेकर किसी एक राजनीतिक विश्लेषक ने भी, जो जिसकी राष्ट्रीय लेवल पर कोई साख हो, जो जिसका थोड़ा सम्मान हो, इससे एक बार भी नहीं किसी ने कहा आपसे मुझे कि असम में कांग्रेस वापसी कर सकती है। असम में बिल्कुल ओपन के साथ कि हेमंत बिश्व शर्मा दोबारा सत्ता में आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ रही है 10 साल के बाद में भी। वेस्ट बंगाल की बात रही तो वेस्ट बंगाल में अभी भी कांग्रेस की टक्कर है, लेकिन जिस तरह से मैंने तमिलनाडु के लिए भी कहा था और वेस्ट बंगाल के लिए कि हालांकि तमिलनाडु में जिस तरह से पोल्स आ रहे थे, मेरी बात गलत हो सकती थी, लेकिन जब भी बंपर वोटिंग होती है तो सत्तारूढ़ दल को परिचित करने के लिए होती है। ये बात देखिए आप, तो तमिलनाडु में भी दिखाई दे रही है। उस समय ये पोल में हालांकि नहीं बात सामने आ रही थी, लेकिन बंपर वोटिंग, ऐतिहासिक वोटिंग हमेशा सत्तारूढ़ दल को ज्यादातर मामले में 99% मामलों में परिचित करने के लिए होती है। ठीक है आलोक जी, समय का अभाव है। ठीक है आलोक जी और विकास जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुक करेंगे बड़ी खबर की और बता दें कि केरल के रुझानों की इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां DDF 73 सीटों पर आगे है और इसके साथ ही रुझानों में LDF 25 सीटों पर आगे है। बीजेपी प्लस 12 सीटों पर इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां केरल के रुझानों पर UDF को भारी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही बता दें कि रुझानों में LDF 25 सीटों पर आगे है। केरल में बता दें कि DDF 73 सीटों पर आगे है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बीजेपी 12 सीटों पर आगे चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बता दें कि तमिलनाडु रुझानों की भी बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसके साथ इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां केरल के रुझानों से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां DDF 73 सीटों पर आगे, रुझानों में LDF 25 सीटों पर आगे है। इसके साथ ही बता दें कि बीजेपी 12 सीटों पर आगे चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, और इसके साथ ही बता दें कि यहाँ पे केरल के रुझानों में UDF को भारी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। बता दें कि DDF 73 सीटों पर आगे चल रही है, रुझानों में LDF 25 सीटों पर आगे है। इसके साथ ही DDF 73 सीटों पर आगे चल रही है। और इसके साथ ही बता दें कि 5 राज्यों में वोटों की गिनती हो रही है। एक केंद्र शासित प्रदेश समेत
देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में नतीजों की घड़ी आ गई है। वोटों की गिनती के साथ ही रुझान आने शुरू हो गए हैं। बंगाल के रुझानों में टीएमसी बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। वहीं असम में बीजेपी आगे चल रही है, जबकि केरल में यूडीके बढ़त दिख रही है। वहीं तमिलनाडु में भी बता दें कि सत्ताधारी डीएमके अपनी बढ़त को कायम किए हुए हैं। जिन 5 राज्यों के चुनाव नतीजे आज आ रहे हैं उनमें पश्चिम बंगाल और इसके साथ ही असम के साथ ही केरल और तमिलनाडु भी शामिल है। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में भी बता दें कि राज जारी रहेगा या सत्ता बदलेगी, इसका फैसला भी आज ही होगा। पश्चिम बंगाल में विधानसभा की कुल 294 सीटें हैं जिन पर वोट डाले गए थे। पहले चरण में 152 सीटों के लिए 23 अप्रैल को मतदान हुआ था। वहीं दूसरे चरण में 142 सीटों पर 29 अप्रैल को वोट डाले गए थे। एक सीट पर बता दें कि पूर्ण मतदान होना है, जिसकी वजह से आज 293 सीटों के नतीजे आ रहे हैं। शुरुआती रुझानों में बीजेपी और टीएमसी के बीच बता दें कि यहां टक्कर नजर आ रही है। कभी बीजेपी तो कभी टीएमसी आगे निकल रही है। वहीं अगर बात करें शुरुआती रुझानों में बीजेपी और टीएमसी दोनों दलों की लीड का आंकड़ा 100 के पार हो चुका है। इसके साथ ही सत्ताधारी टीएमसी ममता बनर्जी की अगुवाई में जीत का चौका लगाने की कोशिश में है। तो वहीं बीजेपी को भी बता दें कि कमल खिलाने के लिए पूरा यहां उम्मीद जताई जा रही है। पश्चिम बंगाल में आजादी के बाद से अब तक का संवैधानिक मतदान दर्ज किया गया है। सूबे में बता दें कि 92% से अधिक मतदान हुआ है। भवानीपुर विधानसभा सीट पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और सूबे की विधानसभा विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी आमने सामने हैं। असम में विधानसभा की कुल 126 विधानसभा सीटें हैं और प्रदेश की सभी 126 विधानसभा सीटों के लिए 9 अप्रैल को वोट डाले गए थे। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की अगुवाई में चुनाव बता दें कि मैदान में उतरी और बीजेपी की जीत की हैट्रिक लगाने का भरोसा है। इसके साथ ही वहीं सूबे की सत्ता में 10 साल लंबा वनवास समाप्त कराने की कोशिश में जुटी कांग्रेस को भी जीत की उम्मीद है। वहीं प्रदेश में इस बार रिकॉर्ड बता दें कि 85% से अधिक वोटिंग हुई है। तमिलनाडु में भी 234 विधानसभा सीटें हैं और इन सीटों के लिए 23 अप्रैल को मतदान हुआ था और सूबे में मतदाताओं ने जबरदस्त उत्साह दिखाया और मतदान का आंकड़ा सभी पिछले रिकॉर्ड तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। चलिए अब आपको सीधा ले चलते हैं लखनऊ, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लेखा परीक्षाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान कर रहे हैं। इस दौरान क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। लेकिन बेहतर वित्तीय प्रबंधन और वित्तीय अनुशासन, यह भी उत्तर प्रदेश ने इस दौरान करके दिखाया। अगर वित्तीय प्रबंधन नहीं होता, ऊल जलूल खर्च होता, बिना किसी बजट के पैसे को रेवड़ियों के भाव बांटने की प्रवृत्ति होती, बिना वित्तीय अनुशासन का पालन करते हुए हम अनावश्यक कर्ज लेकर के उत्तर प्रदेश के लोगों को उस कर्ज के बोझ के नीचे दबाए होते, तो आज उस बीमारू राज्य को, जो बीमारू था 2017 के पहले, जिस उत्तर प्रदेश को कोई 2017 में कोई बैंक, कोई वित्तीय संस्थान कर्ज देने को तैयार नहीं था, उस उत्तर प्रदेश को हम आज भारत का रेवेन्यू सरप्लस प्रदेश नहीं बना पाते। हमने वित्तीय अनुशासन का पालन भी किया है, बेहतर वित्तीय प्रबंधन का काम भी किया है और इसके लिए वित्त विभाग की टीम स्थानीय। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही और ऐसे देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें आरएन टीवी।